बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 1 मई है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। खान साहब को आज पूरे 1000 दिन जेल में हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान की अवाम आज कहाँ स्टैंड करती है। जो एहतजाज लीडरलेस जिसका आगाज़ हुआ, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लीडरलेस ही सर्वाइव करेगी, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अलीमा खान की गुफ्तगू, इन पिछले 3 वर्षों में इमरान खान ने किस तरह से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों को टक्कर दी। और दोस्तों, इमरान खान आखिरकार डील क्यों नहीं करते। इन 1000 दिनों में कितने लोगों ने कितनी बार इमरान खान के सेल में जाकर उन्हें डील पर मजबूर किया और इमरान खान का क्या जवाब था। और यजीद के जुल्म के सामने 3 साल क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा, इमरान खान का ये पैगाम अलीमा खान ने दिया। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है इमरान खान की डील को लेकर, एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और दोस्तों, इस्लामाबाद की एक इमारत को रातों रात खाली करवा लिया गया, पुलिस की भारी नफरी पहुंची, लेकिन हर काम आखिरकार रात ही को क्यों किया जाता है। पाकिस्तान का मीडिया इसका किस तरह से दिफा कर रहा है और ये मीडिया उस वक्त कहाँ था जब कच्ची आबादियों को इस्लामाबाद में ही बलडोज किया जा रहा था, और मीडिया क्यों खामोश था और आज आखिरकार मीडिया क्यों बोल रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और कुछ खबरें इंटरनेशनल भी हमारे पास हैं। मुश्तबा खामनाई का पैगाम और रात जो ड्रोन हमला हुआ, इसके बाद ईरान ने किस किस्म का जवाब दिया, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। जो लास्ट मीटिंग हुई है इसमें क्या फैसले किए गए और क्या इशारे व्हाइट हाउस की तरफ से आ रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के तामुन से इसे जरूर अचीव किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पिछले 1000 दिनों में इमरान खान के पास मुतादिद दफा लोग गए और डील उनके सामने रखी गई। आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, आपको हम मरी के किसी रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर देते हैं, आप खामोश रहें। पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है इस पर आपने लबकुशाई नहीं करनी, अपनी जमात को किसी किस्म के धरने और एहतजाज की कॉल नहीं देनी। आपकी हुकूमत चलती रहेगी, आप पीछे से बैठकर पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करें और खामोश हो जाएं, और हम आपके खिलाफ तमाम केसेस भी इन अदालतों में हमेशा के लिए खामोश करवा देंगे। इन 1000 दिनों में कितनी खबरें लॉन्च करवाई गई, कितने टाउट्स अडयाला के बाहर खड़े होकर इमरान खान को सिफर करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरीज, नैरेटिव बिल्डिंग, जातियात और इमरान खान की शादी और फिर न जाने किस किस किस्म के आपने इमरान खान के साथ इल्ज़ामात देखे। लेकिन इमरान खान सिफर नहीं हो रहा, वो प्लस प्लस होता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों की एक राय थी, और ख़ासतौर पे ऐसे हमारे दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स को वो शेयर करके लिखते हैं नीचे कि खुदा के लिए इमरान खान को बाहर आने दें। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने हमेशा ये बात कही कि इमरान खान को पाकिस्तान में बाहर आना चाहिए, जो भी हालात हों, क्योंकि दूसरी तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि ये इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे। दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाले मेरी रब की ज़ात बहुत बड़ी है, लेकिन एक चीज़ जो आज साबित हो रही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को मार रहे हैं। अब तो पाकिस्तान में जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो बाहर से बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तो वो भी ये बातें कर रहे हैं जो मैं आपको पिछले 2 वर्षों से आपके सामने रख रहा हूँ कि इन्होंने इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटाना है। बहुत ही बेहतर होगा कि इमरान खान डील करें, अपनी जान बचाएं, पाकिस्तान से बाहर आएँ, दुनिया आपको वेलकम करेगी। पाकिस्तान के हालात सर सदा ऐसे नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। ये जो हालात इस वक्त सामने आपके मौजूद हैं, अगर ट्रंप पाकिस्तान में मौजूदा रजीम को सपोर्ट कर रहा है तो क्या आपको क्या लगता है कि सारी उम्र इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की रजीम की सपोर्ट जारी रहेगी। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, हमारे डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स जो इस वक्त मंजरनामा है, ये जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, और अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान की मौजूदा रजीम जो है वो ऑब्वियसली इसके ऊपर कैपिटलाइज कर रही है और आने वाले 10 सालों की प्लानिंग करके बैठी हुई है। हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। इमरान खान मुल्क से बाहर आएँ, अपना इलाज करवाएं, अपनी आंख को बचाएं, चूँकि पाकिस्तान की आवाम उन्हें देखना चाहती है और इमरान खान को दिखाना चाहती है कि उनके लिए इस आवाम ने मैंडेट चोरों के साथ क्या सलूक किया,
8 फरवरी 2024 की रात क्या इनकलाब बर्पा किया। और दोस्तों अब पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो अपने लीडर को अपने दरमियान देखना चाहती है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि कोई तो हो कि उनके हक में बात करे। पाकिस्तान में इमरान खान के हक में इस पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने क्या बात करनी थी, ये तो आवाम के बारे में भी बात नहीं करती। पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लेवल के ऊपर आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर नहीं आती। जो अपोजिशन का किरदार है इन लोगों ने तो वो भी अदा नहीं किया। ये इमरान खान का मुकदमा कैसे लड़ेंगे, देखें ये बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, ये महमूद खान अचकजई का काम था ना कि आज पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का काम था ना कि वो आते और बैठकर दुनिया को बताते कि ये हुकूमत रात की तारीकी में अवाम के हक पर किस तरह से डाका डालती है और क्या क्या अवाम को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं इस मौजूदा रजीम की बदौलत। लेकिन हमने इमरान खान का मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, अलामा राजा नासिर अब्बास और अचकजई को पाकिस्तान में मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है इसके बारे में भी लबकुशाई करते हुए नहीं देखा। फिर किस मकसद के लिए ये अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं। चलें, अपोजिशन लीडर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, आपको इसे तस्लीम नहीं करता कि इन्होंने ओहदे हासिल करने थे, ओहदे हासिल कर लिए, खामोश हैं, खामोश रहेंगे, इमरान खान का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, बहनों से नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई, जिस अपोजिशन की कुर्सी पर तुम बैठे हो, पेट्रोल की कीमतें रात बढ़ी, जितना ये टैक्स वसूल कर रहे हैं ना, बल्कि उससे ज़्यादा जो जब इमरान खान की हुकूमत थी उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स ये आज तेल की कीमत पर वसूल कर रहे हैं। लेकिन अचकजई साहब मेरा ख्याल है कि वो चादर लेकर बैठे हुए हैं गर्मी के इस मौसम में भी, और वो निकलना नहीं चाहते पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा कि आपने इमरान खान के साथ जो कुछ किया और कायदीन जो कुछ कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान की आवाम जिसने मैंडेट दिया उस मैंडेट के साथ आप क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में खान साहब की बहन की एक गुफ्तगू, और मैं आपको ये बातें इसलिए बार बार याद करवाता हूँ। देखिए, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ख्याल है कि मेरे समेत पाकिस्तान में सब लोगों की ख्वाहिश होगी, बाहर लोगों की ख्वाहिश होगी कि इमरान खान बाहर आए, हम भी इमरान खान को जो है वो सामने बैठकर सुने, हम भी इमरान खान से सवालात करें, हम भी उनसे पूछें कि खान साहब 3 साल आपने जेल में कैसे गुजारे, कैसा जुल्म था, कौन सा कर्नल कौन सा जनरल आपको क्या पैगाम भेजता था, पाकिस्तान में आपके बयानी को आपको जेल में तोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या आपके ऊपर जुल्म किया। मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो चुका है। रास्ता निकालना चाहिए, कोई उम्मीद होनी चाहिए। और अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के बारे में बात नहीं करते, तो उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या बात करनी है। और वो जमात जो कभी इमरान खान को अपनी रेड लाइन कहती थी, आज उन्होंने इस पूरे मुद्दे को खुले लाइन लगा दिया, तो अब इनसे किसी किस्म की तवक्को नहीं है। दोस्तों, डील वक्त की ज़रूरत है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए। ये वीलॉग्स, ये खबरें, ये सियासत सब कुछ होती रहेगी, सहाफ़त सब कुछ होती रहेगी। जितना नुकसान खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को हो गया, पाकिस्तान को होगा ना, पाकिस्तान की आवाम को होगा, किसी को नहीं होगा। देखें, जंगल का कानून है, आप उठते हैं किसी भी बिल्डिंग को गिरा देते हैं, अदालतें आपके साथ मिल गई, निज़ाम आपके साथ मिला हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सच बोलने वालों को उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। आपकी दरख्वास्त आप थाने जाएंगे ना, FIR भी नहीं कटेगी। यहां पर तो दिल में भी बुरा समझने वालों को जो है उठा लिया जाता है, कोई सरगोशी करे उसको भी पकड़ लिया जाता है, उसकी भी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सर जो हालात हैं वो इन तमाम अपोजिशन वालों के भी क्रिएट किए हुए हैं। अगर एक तगड़ी कोई महंगाई मार्च तो कर सकता है ना, पाकिस्तान की आवाम के लिए महंगाई मार्च हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज 1 मई है, मजदूरों के साथ खड़े हो जाओ भाई। लेकिन आपको अपोजिशन जो तहरीक इंसाफ कर सकती है, जो अचकजई कर सकते हैं, वो आपको करते हुए नजर नहीं आते। दोस्तों, अलीमा खान का ये जुमला सुनिएगा, और मेरे लिए हमेशा ये तमाम बहनें काबिल एहतराम हैं और रहेंगी, क्योंकि ये अपने भाई की जंग लड़ रही हैं। आपने कल अगर आपने वो वीडियो क्लिप देखा हो, और अगर नहीं देखा तो ज़रूर उसे देखिएगा। वो क्लिप में जब लतीफ़ खोसा से सवाल हुआ ना, मैडम साथ खड़ी थी, अलीमा खान खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ये कहते हैं कि लतीफ़ खोसा ये कहते हैं कि मेरा ये मैंडेट नहीं कि मैं डाला जेल जाऊं, ये उनके अल्फाज थे। तो आप देखें कि उन्होंने किस खूबसूरती के साथ फेस सेविंग दी लतीफ़ खोसा को कि ये शर्मिंदा ना हो। आपने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि बहनों को भी ये बात मालूम है कि जिन लोगों को इमरान खान ने ये ओहदे दे दिए, जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया, वो उनके साथ दगा कर रहे हैं, और हमने इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमने सबको अपने खिलाफ कर लिया तो यकीनन इमरान खान की रिहाई के लिए पिछले जुमेरात और मंगल के जो हालात हैं वो हमारे सामने, और लोग नहीं आते। आलिया हमज़ा की मौजूदगी में पंजाब से लोग निकलते रहे, आखिरकार आलिया हमज़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया,
और उसके बाद ये सिलसिला भी रुक गया। पंजाब के अंदर तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, लेकिन नहीं करते। अलीमा खान की गुफ्तगू सुने। इमरान खान ने कहा कि यजीद के जुल्म के सामने मैं 3 साल क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। तो खान साहब, जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान डील क्यों नहीं करते, ये मेरे समेत सबके लिए जवाब है कि इन 3 सालों में लोग गए, ऑफर्स करवाई गई, लेकिन इमरान खान ने इनको इनकार कर दिया। इमरान खान सख्तियां बर्दाश्त करें। सलमान सफदर साहब की जो आखिरी स्टेटमेंट थी वो बड़ी वाज़ेह थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान, मैं एक मर्द हूं और मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बुशरा बीबी को ये जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं। हाँ साहब, ये वक्त गुजर जाएगा। आपका अपने रब की ज़ात पर तवक्कुल है और अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और जो लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं और जिस तरह से इस निज़ाम को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़माना देखेगा, हर दौर देखेगा कि इनके साथ इससे बुरा जो है सलूक होना है। हमें नहीं पता कि जनरल अयूब कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, आखिरी वक्त उसने कैसा गुजारा। हमें यह भी नहीं पता कि यहिया के साथ क्या हुआ और जनरल ज़िया के साथ पूरी दुनिया ने देखा। और हेडलाइन आज भी मुझे याद है कि दैट्स हाउ द मैन गोज़। तो तारीख का सर हिस्सा है। मुशर्रफ साहब को बड़ा मान था, दोनों मुक्के लहरा कर वो कहा करते थे कि ये है अवामी ताकत। लेकिन आज जिस जमात को आपने खड़ा किया, वो जमात का मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी को नाम भी नहीं पता होगा कि किस जमात के तहत वो पाकिस्तान में अपना एक जमहूरी चेहरा बना रहे थे। गो कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन जो बुनियाद जिस चीज़ की गलत हो जाती है ना, आप कभी भी उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते और आपकी एक्सेप्टेंस जो है पॉलिटिकल सिस्टम में कभी भी नहीं पैदा हो सकती। तो इन लोगों का भी यही हाल होगा। दोस्तों, शफी जान की असम्बली में तकरीर, जिसमें वो ये कहते हैं कि ड्रोन हमले सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए किए जाते हैं। अब इसकी एक वजह क्या है, क्यों इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? क्योंकि जब भी किसी इलाके में ड्रोन हमला होता है तो यकीनन एक पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पे पैदा होता है। जो सोहेल अफरीदी, इनके इलाके में भी ड्रोन हमले हुए, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जाँ भाग हो गए और उसके बाद वहाँ पर एक आपको पॉलिटिकल एक अनरेस्ट नज़र आया। लोगों ने तनकीद की हुकूमत के ऊपर और फिर अफरीदी साहब को वहाँ पर जाना पड़ा। अपने लोगों के साथ खड़े हुए। जब ऑपरेशन की बात आई उस वक्त भी नकल मकानी की बात की गई और केपी हुकूमत ने फंड्स भी जारी किए, जैसे पॉलिटिकल एक रंग दिया गया कि इनको मालूम था सर्दी आ रही है और इस सर्दी के बावजूद लोगों को निकाला गया। पाकिस्तान जो केपी की हुकूमत है उसका मौके बड़ा वाज़ेह था। वो खुद लोग गए वहाँ पे अपने लोगों के साथ खड़े हुए, खुले आसमान में, आसमान के नीचे जो लोग बैठे थे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। ड्रोन हमले जब भी किए जाते हैं इसलिए होते हैं ताकि किसी भी इलाके के अंदर आप दहशत गर्दों को टारगेट करें। लेकिन जब हमला किया जाता है ना, तो हमलावर को पता होता है कि हम दहशत गर्दों को मारेंगे, लेकिन दहशत गर्द मारे नहीं जाते, भाग जाते हैं और कोलेटरल डैमेज ज़्यादा होता है। और उस डैमेज के अंदर क्या होता है? बच्चे मरते हैं, बच्चे शहीद होते हैं, ख़वातीन ज़ख्मी हो जाती हैं और अगर कोई बच जाए, उसका ख़ानदान पूरे का पूरा शहीद हो जाए, तो पीछे बचने वाले से बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बचपन में ड्रोन हमलों की एक याददाश्त हमेशा के लिए नक्श हो जाती है और ये हमले उनके साथ बड़े होते हैं। ये जो ट्रॉमा जो उनकी आंखों के सामने जिसको वो बर्दाश्त करते हैं, उनके साथ जो है परवान चढ़ता है और फिर वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, नफ़रत भी पैदा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर हुकूमत है। बलूचिस्तान के हालात दोस्तों ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन केपी हुकूमत को हमेशा इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि आपकी केपी हुकूमत जो है वो एक तरह से राइवल है और आपकी दुश्मन है, इसीलिए ड्रोन हमले करेंगे। हीट जो है वो केपी हुकूमत को मिलेगी और लोगों को, जो अपने लोगों के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने का एक मौका है, इससे ठेस पहुंचेगी। तो शफी जान साहब जो बात कर रहे हैं, ड्रोन हमले एक तरह से हथियार सिर्फ अवाम के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ भी इसको बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको ये खबर दें कि इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग को रातों रात खाली करवाया गया और तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस इमारत की लीज़ मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की और BNP कंपनी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग की लीज़ मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त का मुख्तसर फैसला भी जारी किया गया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज ने सुनाया। और रात गए हुआ क्या जी कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची है और रातों रात पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया। अभी हुआ कैसे है कि रियासत के पास ताकत है, पुलिस फोर्स है, तो इसे फिर भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ना आपके सामने बहुत सारे विजुअल्स जो हैं वो चल रहे होंगे। अगर किसी ने इमारत में अब घर लिया, अपार्टमेंट लिया और किसी को पैसे देकर वो इमारत में घर बनाया गया है या अपार्टमेंट ख़रीदा गया, तो उसमें ख़रीदने वाले का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने उस इमारत को
अपने कवानीन के ख़िलाफ़ जाते हुए, जो उनका एक मुआहिदा था उसके ख़िलाफ़ जाते हुए उन अपार्टमेंट्स को फ़रोख्त किया। अब वहाँ पे हुआ क्या जी कि इन अपार्टमेंट्स के अंदर फैमिलीज़ रहाइश पजीर थी और रात को लोगों ने इनके घरों के दरवाजे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। ताकत और क्या होती है? ताकत यही है ना, ताकत यही है कि जहाँ पर आपका दिल चाहेगा पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। और लोगों को रातों रात वहाँ से निकाला गया है। और दोस्तों, जो एनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि रात गए पुलिस के ज़रिए इमारत को खाली कराने के अहकाम दिए गए। एक रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस एहलकार हर अपार्टमेंट में जाकर इतला देते रहे कि इमारत को आज शाम तक खाली कर दिया जाए, और फिर रातों रात लोग वहाँ पर दाखिल होते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं और फिर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस कंपनी ने अरबों रुपया कमाया और जिसने ये लीज ली थी, उसके बाद इन अपार्टमेंट्स को सेल कर दिया गया, वो कंपनी कहाँ पर है? दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक सीडीए ने 13.5 एकड़ का प्लॉट होटल के लिए नीलाम किया था। बीएनपी नामी कंपनी ने कुछ रकम देकर कब्जा लिया और होटल की जगह लग्जरी फ्लैट बनाकर लोगों को बेच दिए। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2005 में शुरू हुआ। सीडीए ने ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी बीएनपी ग्रुप को दी। लीज तकरीबन 99 साल के लिए दी गई। एक सदी है ना, उनको था कि यार 100 साल बाद किसने हमसे सवाल करना है, अभी तो हम बेचते हैं, पैसा बनाते हैं और निकलते हैं, और 100 साल के बाद हमसे कौन पूछेगा कि क्या हुआ। 5 स्टार होटल बनाने के लिए ज़मीन जो है वो लीज़ पर दी गई, लेकिन पता चलता है कि बाद में इसे अपार्टमेंट्स और कमर्शियल यूनिट्स में तब्दील कर दिया गया। कंपनी ने लीज़ की बुनियादी शर्त पूरी नहीं की और कुल जो वाजिबुल अदा रकम थी वो तकरीबन 17.5 अरब रुपए थी, और अदा की गई रकम सिर्फ 2.9 अरब, तकरीबन 16% जो इसकी बनती। अब देखें इसमें उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने ये अपार्टमेंट्स खरीदे। और जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 21 साल के बाद आप एक बिल्डिंग को खाली करवा दें तो 21 साल आप झक मारते रहे। 2005 में किसकी हुकूमत थी, याद करें। फिर उसके बाद किसकी हुकूमत आई, और फिर इसके बाद मामला कैसे आगे बढ़े। पाकिस्तान के अंदर 2005 में तो आपके मेरे ख्याल पर जलते होंगे ना कि किसी ने इस तरफ देखना भी नहीं है। उस वक्त ज़रा पूछते, किसी जनरल की आंखों में आंखें डालकर बात करते, पूछते कि हाँ भाई क्यों। उस वक्त तो पाकिस्तान की अदालतों को मेरा ख्याल है कि याद नहीं होगा ये सब काम करना। आज 21 साल के बाद जब प्लॉट तकसीम हो गया, इमारत खड़ी हो गई, लोगों ने रहना शुरू कर दिया, और फिर होता क्या है, एक रात किसी को ख्याल आता है कि जनाब ये इलीगल है, इसको हम गिराएंगे। अब दोस्तों देखना ये होगा कि जिस 5 स्टार होटल की वो बात की जा रही है, वहाँ पे होटल बनता है, क्या बनाया जाता है, और फिर ये बिल्डिंग किसके हवाले की जाती है। इसको बुलडोज किया जाएगा, इसको इन अपार्टमेंट्स की जगह कुछ और खड़ा किया जाता है, क्या होता है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। और दोस्तों अब हुआ ये है कि हुकूमत आगे दिफा में, और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि इस कंपनी ने कानून तोड़ा, इसलिए इमारत हमने खाली करवाई। यहाँ बात कानून तोड़ने की है जो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये कानून तोड़ने की बात से मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान में बहुत सारे कानून से तोड़े जाते हैं। कानून तोड़ा जाता है, मैंडेट चोरी किया जाता है। पाकिस्तान में रिटायर्ड जजेस को लगाकर आपके मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। यहाँ पर एक्सटेंशन की बात जो है वो कैसे पूरी होती है कि तरमीम करवाएं निज़ाम को, आप 10-10, 20-20 साल की एक्सटेंशन देकर बैठ गए। उस वक्त कानून तोड़ने का आपको ख्याल क्यों नहीं आता? तो ये ताकत का एक खेल है जिसमें किसी की नज़र होगी इस बिल्डिंग के ऊपर, और तो उन्होंने कहा कि यार लोगों ने बड़ा पैसा बनाया और इस ग्रुप को ज़रा सीधा तो करें। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि 2005 में ये सवालात क्यों नहीं पूछे गए? उस वक्त ये क्यों सब कुछ जो आज किया जा रहा है उस वक्त नहीं किया गया? क्योंकि उस वक्त कोई ताकतवर बैठा हुआ था ना, तो आपके पर जलते थे और आप सब कुछ कर नहीं सके। आज आप ताकतवर हैं, आपने वही काम किया जो उस वक्त किसी ताकतवर ने किया। लेकिन ये मीडिया, ये तमाम ताकतवर हमारे दोस्त जो हैं, इन्हें गरीबों की बस्तियां नज़र आती हैं, वहाँ पर भी ये काम करते हैं और मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता। खामोशी से रात की तारीकी में बुलडोज़ किया जाता है और मीडिया को इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं कि ख़बरदार किसी ने नेशनल टीवी पर ही तमाम विजुअल्स जो हैं वो दिखाएँ। तो गरीब का इस मुल्क के अंदर कोई पुरसान हाल नहीं है। दोस्तों, कराची में एक चाइना कटिंग का आपने नाम सुना होगा। इसी तरह ज़मीन को बेचा गया और ज़मीन सरकार की थी, ज़मीन कब्ज़े की थी, और गरीबों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके घर बनाया, अपने लिए छत का एहतमाम किया। लेकिन बाद में पता चलता है कि सब कब्ज़ा माफिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिनमें इन तमाम बिल्डिंग्स को जो है वो खाली करवाया गया, और कराची में तो ये बहुत एक आम सी बात है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो बिल्डिंग अथॉरिटी, आपका जो लोकल सिस्टम है, सब मिलकर माफियाज का साथ देता है, पैसे बनाते हैं, और आखिर में जब कोई नई हुकूमत आती है, क्योंकि पॉलिटिकल
एक एफिलिएशन होती है हर प्रोजेक्ट की, तो दूसरी हुकूमत को दबाने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि 21 बरस के बाद 2005 में ये मामला, और आज इनको याद आया कि हमने इसको खाली जो है करवाना है। और दोस्तों, ये जवाद और इकरार वाला जो चैप्टर है ना, ये अभी तक बंद नहीं हो रहा। इकरार ने एक वीडियो शेयर की है 2 पुलिस ऑफिसर्स की, बाहर जो यूनिफॉर्म में थे उनके साथ अवाम ने क्या सलूक किया वो उन्होंने बताया। और दूसरी तरफ जो जवाद साहब हैं, जो उन्होंने बातें लिखी हैं एक पॉडकास्ट के अंदर, जो कही, मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें दोहरा भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन बयान की कि जलील कौन है। तो खैर उसे रहने दें। और मुझे अब इन साहब के ऊपर अब तरस आना शुरू हो गया कि आप बतौर अपनी पार्टी के, आम आदमी पार्टी का इसका नाम है, आप रोज़ाना हुकूमत पर क्रिटिसाइज करें, उनकी पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज करें। इमरान खान तो इस वक्त जेल में है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, या पाकिस्तान की आवाम का क्या फ़ायदा होगा, और आपका वोट बैंक इस तरह ही बढ़ेगा। इन्हें जब भी थोड़ा सा दुख होता है अपनी जमात को, जब ये फलता फूलता नहीं देखते और माइनस में हर दिन जा रही है इनकी जमात, तो ये सारा गुस्सा ना तहरीक इंसाफ के लोगों पर निकाल देते हैं, ख़ासतौर पे खान साहब से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को सियासी तौर पे ज़िंदा कैसे रखते हैं, ये आर्ट मेरा ख्याल है जवाद को बखूबी आता है। लेकिन इकरार की इब्तदा है, इकरार को चाहिए कि अपनी जमात के बारे में बात करे। महंगाई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, इसे चाहिए था कि बात करता। ये पाकिस्तान की आवाम को बताए कि हुकूमत कैसे उनको लूट रही है। ये पाकिस्तान की आवाम को बताए कि पाकिस्तान में बिजली की अगर कमी है, IPPs का क्या किरदार है और किस ख़ानदान की कितनी IPPs हैं, इस पे बात होनी चाहिए। तो एक डिबेट करे। ये क्या कर रहा है हमारा भाई, ये जाता है कभी ये पुलिस वालों की वीडियो शेयर कर रहा है कि देखिए जी तुसी मेरे ते तनकीद कर दो, अमेरिका और बरतानिया के एग्जाम्पल्स देख लें। मेरे भाई, बरतानिया में जो पुलिस फोर्स है, ओबियसली यहाँ पर आपकी जो फोर्स एज कम्पेयर टू अमेरिका टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है अपने हाथ में हथियार लेकर नहीं फिरता, सिर्फ एक लाठी होती है, हैंडकफ्स होती हैं, उसके साथ साथ जो एक स्प्रे गन होती है या इलेक्ट्रिक गन होती है, इसके अलावा उसे गन रखने की इजाज़त नहीं है। अमेरिका के अंदर तो बात बाद में करते हैं, पहले गोली मारते हैं। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो एग्जांपल है ना कि यूनिफॉर्म वाले को क्या कहा, देखिए मसला यहाँ पे यूनिफॉर्म वाले का नहीं है। मसला यहाँ पे आपको ये था कि इमरान खान का नाम लेकर और फिर जवाद अहमद का नाम लेकर मुझे इसने ऐसा क्यों कहा। मेरा ख्याल है कि आप इस चैप्टर को क्लोज़ करें। और जो आप वीडियोज़ लगा रहे हैं मेरे भाई, ये अमेरिका की दोनों वीडियोज़ हैं, और अगर उन वीडियोज़ को गौर से देखा जाए तो अमेरिका के अंदर ये सब कुछ होता होगा। बरतानिया में डिफरेंट किस्म की एक सिचुएशन है। लोग, हाँ, अगर आपने किसी को गाली निकाली है, कवानीन यहाँ पर भी ऐसे हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आमने सामने बैठे होते हैं लोग, आप अगर आप किसी को घूर रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को सज़ाएं भी हुई हैं। पब्लिक डिसऑर्डर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपको सज़ा होती है। इसके अलावा अगर आपने किसी को गाली निकाली है पब्लिक के अंदर, पब्लिक प्लेस के ऊपर, पुलिस को अगर आप गाली निकाल रहे हैं तब भी वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं फॉर फाउल लैंग्वेज। तो ये कवानीन हैं, डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन क्या होती है। तो पाकिस्तान की आप एग्जाम्पल जो है वो बाहर की दुनिया से मत दें। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, यहाँ पे जमहूरियत है। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो है वो जाकर वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से पूछता है कि हाँ भाई पार्टी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ज़रा आ जाओ ना यहाँ पे, और वो कौम से माफ़ी भी मांगता है। तो ये एग्जाम्पल्स बनती नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल ज़रूर थे, अपने आप को जस्टिफाई या आपने जो कुछ किया उसको जस्टिफाई करने के लिए आप ऐसी एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं। मेरे भाई, कंसनट्रेट ऑन योर पार्टी। और अगर आप वाकई समझते हैं, अब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अब आपका इम्तिहान असल शुरू हुआ ना, पहले तो आप एक एंकर के तौर पे, और आहिस्ता आहिस्ता इकरार, ये जो आपके इर्द गिर्द एक इम्प्रेशन था ना, एंकर और दुनिया आपको जानती है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट होगा। हमने बड़े बड़े एंकर्स देखे, उनके साथ यही कुछ होता है। जितनी देर एंकर स्क्रीन पे रहता है वो जिंदा रहता है, जितनी देर वो एंकर स्क्रीन से हटा। नईम बुखारी पाकिस्तान की ये जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें एक वक्त में बड़ा नाम था। ये जो नई पौध है उनमें से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी को ये नहीं पता होगा कि नईम बुखारी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कंपेयरिंग भी की। आप पूछ लें नए लोग जितने भी हैं, नहीं पता होगा लोगों को। और जो पुराने PTV के नाम थे, या मैंने उस दिन लियाकत साहब का, आमिर लियाकत के बारे में बात की। तो ये इससे आपको आगे बढ़ना है और अपनी पार्टी के बारे में बताएं। मेरा ख्याल है कि तेल की कीमतें ऊपर गई, ज़रा पॉलिसी स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए थी। आई डोंट नो, मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद ये काबिलियत ही नहीं है। ये सिर्फ तनकीद, व्यूज़, शोर शराबा और हम आ गए और हम छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान जो है बहुत बुरा है। ये जमात इससे ज़्यादा आगे शायद जा ही नहीं सकेगी।
और यहीं पर आपकी जो है वो हार शुरू हो चुकी है। अभी तो आपने मंजिल का तयन ही नहीं किया, मंजिल आपको क्या मिलेगी। और वैसे आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि ईरान ने जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं और ईरानी सरकारी एजेंसी की तरफ से ये खबर जो है वो रिपोर्ट हो रही है। आपको ये भी बता दें कि आपने हुर्मुज़ को अपना ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी सदर को जवाब, जिसमें उन्होंने लिखा डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कि आपने हुर्मुज़ को आपने ट्रंप करार दिया, फिर कहा था कि बड़ी गलती हो गई। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आपने हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया, जिसमें आपने हुर्मुज़ को आपने ट्रंप का नाम जो है वो दिया गया। और अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह की बजाय खलीज फारस के दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती होगा। गलती तो इन्होंने बहुत सारी अब्बास अरागची साहब पहले भी की हैं, और गलती ये है कि ये ईरान के ऊपर हमला कर बैठे। अब इस गलती को किस तरह से दुरुस्त करना है, ये सबसे अहम सवाल है, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस गलती को किसी तरह से दुरुस्त किया जा सके। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।